वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी जीआईसी का जो जीएस वाला पार्ट था उसके सिलेबस के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसी तैयारी करनी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि जीएस के हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री के हमारे 80 क्वेश्चन रहेंगे। इन 40 क्वेश्चन को हम लोग कहां से कवर करेंगे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, सिलेबस में क्या क्या कहां से पढ़ना है। तो सिलेबस को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहला पार्ट है आपका जनरल साइंस, दूसरा पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा पार्ट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, चौथा पार्ट है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, मैथ, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली देखें तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या रहेगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो यूपी पीसीएस का जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या कोई भी वैकेंसी हो, जैसे अभी बीओ की वैकेंसी आई थी, सिलेबस लगभग इतना ही रहता है, यानी कि इतने ही पोर्शन पढ़ना रहता है। लेकिन हम यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कोर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ हमें पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जीएस। तो हम अगर यूपी पीसीएस की जीएस की तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी, वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। तो हम कैसे जानेंगे हमें कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? इसके लिए हम लोग विजिट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, लास्ट ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि किस पार्ट से कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है, वो क्वेश्चन कितने डीप में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अपनी रिसोर्स लिस्ट क्या बनाएं, ये सब जानने के लिए चलिए आगे पार्ट में। ये है हमारा सिलेबस का डिवाइडेशन, कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2017, 15, 12, 2009 और 2008 में जीआईसी लेक्चरर्स की वैकेंसी हुई थी, यानी कि उसमें जीएस प्री पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कि किस साल किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम 2017 में देखते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमारा तीनों पार्ट्स मिला के पूछा गया है, यानी कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो 2017 में हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज्यादा 2009 में पूछे गए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2008 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन आफ्टर ज्योग्राफी में 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2009 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2008 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर देखते हैं पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2009 में 5 और 2008 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस को, यानी कि इकोलॉजी को हम साथ में कंबाइन करके देखते हैं। 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2009 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2008 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2012 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर्स देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 2017 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2009 और 2008 में 5 और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग कंबाइन करके देख लेते हैं। 2017 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2012 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2008 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी में 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके अलावा और बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया था। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि
इन हिस्ट्री के 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2012, 5, 17 से, लेकिन 2009 में आयोग को पता नहीं क्या सूझा, उसने सीधा 10 क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था। ऑन एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 40 में 7 या 8 क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम। और एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, ये जितने एग्जाम हुए थे 2017, 2015, 2012, 9 और 8, इन एग्जाम्स में जीएस के सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आगे जो आपका एग्जाम आने वाला है जो जून में होना है उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ऑन एवरेज ट्रेंड देखते हैं हम कि जीएस के 5 से लेके हिस्ट्री के 5 से लेके 10 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं कि ऑन एवरेज 5 से लेके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। देन आफ्टर पॉलिटी के लिए देख रहे हैं, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस, ईवीएस दोनों को कंबाइंड करके 2 से लेके 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर में पूछा क्या जा रहा है, जैसे संस्थान के बारे में हो गया, किसान दिवस कब मनाया जाता है, बकरी शोध संस्थान कहाँ है, ये चावल संस्थान कहाँ है, आलू संस्थान कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स सबसे हमारा मेजर टॉपिक होगा, हर साल रहा है, इस साल भी रहेगा मेजर टॉपिक हमारा। करंट अफेयर से 9 क्वेश्चन के आसपास यानी 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा रहा है। मैथ रीजनिंग में भी 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी में सिर्फ 2012 में 3 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी संस्थान से रिलेटेड कि फलाना संस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जा रहा था। अब आगे देखते हैं कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग या इकोनॉमी, ये सब हमें कैसे डील करना है। तो आयोग जो है उसका पैटर्न 2016-17 से थोड़ा सा बदल गया है, वो करंट ओरिएंटेड हो गया है। अगर इन एग्जाम्स को देखें तो 2012 तक करंट्स बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2015 के बाद आप देख रहे हैं 15 और 17 में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा गया है। तो इस साल भी हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या 10 से लेके 15 तक निश्चित रूप से रहेगी। हमारा सबसे ज्यादा फोकस कहां पे रहेगा, करंट अफेयर्स पे। आप साइंस की स्टूडेंट हैं, आप जीएस इससे पहले हो सकता है ना पढ़े हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो सकता है पहली बार पढ़े हो, तो हमको एग्जाम बीट करना है। हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी का नॉलेज लेके बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, हमें इन 40 क्वेश्चंस को कैसे बीट करना है कि हम प्री क्वालिफाई हो जाए हमारा, उस हिसाब से मैं आपको यह रणनीति बता रहा हूं। हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पे, मैथ, रीजनिंग पे और साइंस पे। ये 3 आपके पिलर्स, मेन पिलर्स रहेंगे। करंट अफेयर्स ऑन एवरेज आपका हम मान रहे हैं कि 10 क्वेश्चन, मैथ आपका हम मान के चल रहे हैं 5 क्वेश्चन और रीजनिंग मान के चल रहे हैं हम, रीजनिंग मैथ इसी में कंक्लूड कर लेते हैं। साइंस, ईवीएस हम मान के चल रहे हैं 5 क्वेश्चन, यानी कि ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमें कहां से मिल जाएंगे, करंट अफेयर से मिल जाएंगे, साइंस ईवीएस से मिल जाएंगे और मैथ रीजनिंग से मिल जाएंगे। तो हमारे पास बचा 20 क्वेश्चन का टास्क। अब ये 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। तो अब अगर आप ये सब पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप ये कोई भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस इतना वास्ट है कि यही सेम सिलेबस हमारा यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, यूपी आरओ में पूछा जाता है, या आयोग की जो भी वैकेंसी होती है पूरा सिलेबस यही कॉपी करके दे देता है। तो अब हम कैसे रणनीति बनाएं कि हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज लिस्ट अपनानी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, छोड़ देने चाहिए, किस किस टॉपिक पे हमें मेन फोकस करना चाहिए। इन क्वेश्चन के ट्रेंड को हम देख के कह सकते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स पे, जो 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। मैथ, रीजनिंग 4 या 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। साइंस, आप एक्चुअली साइंस के स्टूडेंट ही हैं तो साइंस में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। साइंस में बायो पार्ट ज्यादा पूछता है, उसमें विटामिन हो गए, डिसीजेज हो गए, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि विटामिन के किसकी कमी से होता है, या इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछता है।
तो साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये कुल मिला के आपको 15 से 20 क्वेश्चन का एवरेज दे देंगे। आगे की रणनीति में हम देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, वो कहां से पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है। इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि पिछले 5 बार जो हमारा एग्जाम हुआ है 2008 से लेकर 2017 तक यूपी जीआईसी का, उसमें किसी एक पोर्शन का हम क्वेश्चन उठा लेते हैं कि पिछले 5 साल में, पिछले 5 एग्जाम में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में हमारे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, उसको एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रणनीति बनाते हैं कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए, कितना डीप में पढ़ना चाहिए, हमें अपनी रिसोर्स लिस्ट क्या रखनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में 2008 से लेकर 2017 तक जो आयोग का पेपर हुआ है यूपी जीआईसी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम लोग आइडिया लगा सके कि क्वेश्चन कितना डीप में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद या समझने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हम इसका रिसोर्सेस क्या रखें, कितना डीप में हम इंडियन हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी या पूरा जीएस का पार्ट कवर करें कि हमारा 40 में जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। अगर आप लोग क्लास 10th तक सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे तो साइमन कमीशन क्यों आया था, इसका थोड़ा बहुत दिमाग में आपके पिक्चर बन रहा होगा। लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया था और एक लाठी पड़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ था कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। तीसरा पॉइंट है हमारा सी नंबर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ प्रारंभ हुआ। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपकी क्लास 6 to 8 या 10th की जो हिस्ट्री की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें मिल जाएगा। और इसका सही को आंसर होगा सी, यानी कि पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना लखनऊ में न पारित होकर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पारित हुई थी। यानी 26 जनवरी 1929 को लाहौर में प्रस्तावित हुई थी। और उसी 26 जनवरी जो हमारी तारीख है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसी लिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अतिवादी नहीं है। अतिवादी मतलब उग्रवादी टाइप का या उग्र विचारधारा स्वभाव का। तो एक कहावत है कि लाल बाल पाल ये उग्रवादी स्वभाव के थे। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल एक तिकड़ी जैसी थी, तीनों उग्रवादी विचारधारा के थे। कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, ये शांति विचारधारा के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास द्वारा क्या लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। यह भी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ हुई थी। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था उसी में मैंने बताया था पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी, 26 जनवरी 1929 को लाहौर में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था, अभी बताया गया था आपको, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था। भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। यानी कि इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सहजानंद स्वामी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहां किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ है। खिलाफत आंदोलन। अंग्रेजों ने क्या किया था, तुर्की का जो सुल्तान था उसको गद्दी से हटाना चाह रहे थे, हटा दिया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता भारत में
एक होके खिलाफत आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? गांधी जी को चंपारण में धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गदर दल से संबंधित नहीं है? गदर दल से संबंधित खुदीराम बोस नहीं है। खुदीराम बोस को बहुत ही अल्पायु में मुजफ्फरनगर कांड की वजह से फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक भास्कराचार्य जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एका आंदोलन का प्रारंभ कहां किया गया था? एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर इस इलाके में किया गया था और ये मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान भारत में आया था। फायान 399 एडी से 411 एडी तक भारत में रहा था, यानी कि फायान 399 एडी में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? अब बिरसा मुंडा के नाम से एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? रांची में बना हुआ है। तो उनका कार्यक्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, उसको अगर आपको जानकारी है तो आप कर लेंगे। चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके बाद 1919 में, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। लास्ट में चलाया गया था 1930 में दांडी मार्च द्वारा शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि सबसे पहले गांधी जी का चंपारण आंदोलन, ये नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे हमारा जलियांवाला बाग, तीसरे नंबर पे हमारा है असहयोग आंदोलन और चौथे नंबर पे हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 2 बनी हुई है। नारा निर्माता, दिल्ली चलो किसने कहा था? आराम हराम है किसने कहा था? करो या मरो किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये इतने डीप क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें परेशान होना पड़े। अब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था हमारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची बनी हुई वर्ष और युद्ध। अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हो तो आपको एक युद्ध बहुत ही फेमस लगेगा, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप का। अगर आपको हल्दी घाटी का युद्ध पता है कब हुआ था तो आप इसको कर ले जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, यानी कि बी का तीसरा, यानी कि ये वाला सही है। बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर हल्दी घाटी का युद्ध पता है कब हुआ था, आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची बनी हुई है, दूसरी सूची बनी हुई है पर्यटक आकर्षण स्थान। कबीर की समाधि, अगर हिंदी सब्जेक्ट आपका रहा है तो आपको पता होगा कबीर दास जी की समाधि कहां बनी हुई? मगहर में बनी हुई है। बौद्ध स्तूप बुद्ध जी से संबंधित प्लेस पे ही बना रहा होगा, कुशीनगर में बना रहा है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में बना है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है। यानी कि अगर इसमें 1 या 2 भी आपको आ रहे हैं तो बाकी पूरा क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। अगला देखते हैं, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ये हमारा मिडवेल हिस्ट्री से पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिमुक हमारा सात वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतने ही क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन हमारे 2008 से लेके 2017 तक जीआईसी लेक्चरर के जितने एग्जाम हुए हैं जीएस के, उनसे उठाए गए हैं। इन क्वेश्चन को दिखाने का मतलब क्या था कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आज से पहले तक आपने जीएस कभी नहीं पढ़ा है तो कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक आपने सोशल स्टडी या एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, तो उसी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछे गए हैं। तो हमने क्या देखा कि पिछले 5 साल के जो जीएस का पेपर हुआ है
यूपीजीआईसी लेक्चरर का, उसके सारे क्वेश्चन का डिवाइडेशन देख लिया है। हमने हिस्ट्री का उठा के देख लिया है कितने क्वेश्चन डीप में पूछे जा रहे हैं। अब मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि अन्य संस्थानों में बहुत जगह बताया जा रहा है जीएस के लिए कि रिसोर्स लिस्ट बताई जा रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स पे डिपेंड रहना है। सबसे पहले हमें कहां पे फोकस करना है? करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स आपका जून में एग्जाम है, आप 8 या 9 महीना पहले से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपको अक्टूबर से करंट अफेयर्स पढ़ना है, अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। दूसरा हमारा मेजर पोर्शन रहेगा रीजनिंग, मैथ। इसके लिए आप 10th स्टैंडर्ड तक की कोई भी बुक उठा लीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर डालिए, जैसे प्रॉफिट लॉस क्या होता है, परसेंटेज कैसे क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल तरीके की पूछी जाती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, जैसे एसएससी लेवल में पूछी जाती है उतना टफ नहीं पूछते हैं, नॉर्मल रीजनिंग आती है। तीसरा हमारा मेजर रहेगा साइंस, ईवीएस। साइंस क्लास 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछी जाती, और साइंस में ही बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, करंट क्या होता है, इससे क्वेश्चन नहीं। बायो से ज्यादा पूछा जा रहा है। बायो में जैसे विटामिन हो गया, ठीक है ना, डिसीजेस हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि HbA1c टेस्ट किस लिए कराया जाता है, इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमारा किडनी से रिलेटेड कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप कैसे काम करता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी के बारे में, डिसीजेस के बारे में, विटामिन के बारे में अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। अगर आप इतना पोर्शन कवर कर रहे हैं तो 40 में आप 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी इन सभी की हम रिसोर्स लिस्ट बता देते हैं। अब हमारा बचा 20 क्वेश्चन। अब इस 20 क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इस 20 क्वेश्चन में हमें पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, और एग्रीकल्चर। अब अगर इन 20 क्वेश्चन को करने के लिए रिसोर्स लिस्ट जैसे सब लोग बता रहे हैं वैसा आप फॉलो करेंगे तो आप कोर्स ही नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस या आयोग आपको एक ट्रैप में फंसाता है। उसने वही पूरा सिलेबस उठा के दे दिया है जो वो यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछता है, जो वो ARO के एग्जाम में पूछता है, जो उसने BO के एग्जाम में पूछा है, वो पूरा सिलेबस वही उठा के दे दिया है। अब अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री 3 पोर्शन में है। पहला पोर्शन है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि एंशिएंट के लिए आपको RS शर्मा की बुक पढ़नी चाहिए, रामशरण शर्मा की। मेडिवल के लिए आपको सतीश चंद्र की बुक पढ़नी चाहिए और मॉडर्न के लिए आपको पढ़नी चाहिए स्पेक्ट्रम की राजीव अहेर की बुक। लेकिन हम इन तीनों बुक को पढ़ने की सलाह आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, 6 to 10th स्टैंडर्ड की NCERT। अगर आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा है तो इंग्लिश मीडियम की NCERT, आपका मीडियम अगर हिंदी मीडियम रहा है तो हिंदी मीडियम की NCERT पढ़ना है। सेम टू सेम यही काम करना है हमको ज्योग्राफी के लिए। NCERT 6 to 10th सफिशिएंट है। इतना आपने पढ़ लिया तो आपके जो 20 क्वेश्चन बचे थे 20 में 20 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है।
फैक्चुअल क्वेश्चन पार्टी में बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा पूरी पार्टी नहीं पढ़नी। पार्टी के लिए लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत की बुक काफी मोटी आती है, करीब 700-800 पेज की आती है, उसको आप कवर भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। पार्टी के लिए बताते हैं कैसे पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आप इतना तो देख ही रहे होंगे, डे टू डे लाइफ में हम पॉलिटी देखते ही हैं, तो हमें कवर करना चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसी के साथ हमें राज्यपाल पढ़ लेना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ हमें स्टेट का मुख्यमंत्री पढ़ लेना चाहिए। संसद, इधर विधान सभा, विधान परिषद पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो इससे अगर पार्टी में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं इसका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल अधिकार हो गए। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जानना भी पड़ेगा। सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, या स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, आर्टिकल 21 क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की इसकी पॉलिटी के लिए जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे वाणी प्रकाशन की जो बुक आती है वो आप परचेज कर लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाणी प्रकाशन की बुक परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी के बाद बात करेंगे हम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। इकोनॉमी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ एक ही साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2017 से यूपी पीसीएस के आयोग का ट्रेंड बदल रहा है, तो हम सजेस्ट करेंगे इकोनॉमी के लिए एक घटना चक्र पूर्वावलोकन करके आती है, इकोनॉमी की आती है। अगर आप उसको ले लेंगे तो सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए आपको संस्थान से यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे या लेक्चर दे दिए जाएंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी वाणी प्रकाशन की बुक आती है। इकोनॉमी में आपको इस बार थोड़ा सा ध्यान देना है, जो बजट आया है, जैसे केंद्र का बजट हो या यूपी का बजट हो, तो बजट पे थोड़ा बहुत फोकस करके जाना रहेगा, क्योंकि बजट से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। बजट से करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बजट अगर आप तैयार कर लेते हैं केंद्र का या यूपी का, तो आपको इकोनॉमी में चांसेस हैं क्वेश्चन मिल जाए। एग्रीकल्चर में संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन आया था कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो अनुसंधान केंद्र वो आपको बता दिया जाएगा, जितने भी अनुसंधान केंद्र है उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह के बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गई हमारी रिसोर्स लिस्ट। कहां कहां हमको फोकस करना है, हमें फोकस करना है 6 to 10th एनसीईआरटी। किसकी किसकी कवर करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये बहुत ज्यादा मोटी किताबें नहीं है, पतली पतली किताबें हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2008 से लेकर 2017 तक जितने भी आयोग का क्वेश्चन हुआ है यूपीजीआईसी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आए हैं, अगर आप क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का आपका दूसरा फायदा ये होगा, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, आप मेंस लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका ऐसे 1000 शब्दों का जो पूछा जाएगा वो आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए जैसे मैंने भी आपको बताया, वाणी प्रकाशन की जो आती है बुक वो आप परचेज कर सकते हैं।
साइंस ईवीएस के लिए आपको 6 to 10th एनसीईआरटी कवर करना रहेगा। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, उसको पढ़ना रहेगा। करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर देखते रहिए, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ घटनाओं से आप परिचित होते रहिए कि G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, या इंग्लैंड जैसे अभी क्रिकेट में पूछा जा सकता है कि ये सीरीज हुई थी, कौन विनर हुआ। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि मैन ऑफ द सीरीज कौन सा हुआ। इस तरह खेल से रिलेटेड पूछा जाता है, पुरस्कार से रिलेटेड पूछा जाता है, नोबेल प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड पूछा जाएगा। ऐसे ही आपको कवर करना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। इसके लिए एक बुक आती है घटना चक्र। अभी जैसे जनवरी की आई हुई है, तो जनवरी एडिशन आया हुआ है जनवरी 2021। तो इसमें नवंबर प्लस दिसंबर प्लस हाफ जनवरी की जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो कवर हैं। तो आप अगर घटना चक्र खरीद लेते हैं, घटना चक्र पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 70-80 पेज की मोटी बुक होती है। आप इसको 2 पेज 3 पेज अगर डेली पढ़ते रहेंगे, आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। हो सकता है घटना चक्र अभी मार्च में फिर निकाले, और आपका जब पेपर होगा 13 जून को, जब आपका पेपर होना है, उससे पहले घटना चक्र की करंट अफेयर्स की आपके पेपर से स्पेशल रिलेटेड इशू निकालते हैं, आप उसको पूरा पढ़ना, उससे आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो ये रही हमारी जीएस की पूरी रणनीति। एक बार हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जीएस के लिए डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में जीएस में जितने लेक्चर हैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इनके ऐप पे। नोट्स पॉसिबली हर टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी कवर करना है। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में कवर कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। करंट हम देख चुके हैं कि हमारा मेजर पोर्शन क्या रहने वाला है, हमें करंट अफेयर्स प्लस साइंस प्लस मैथ, ये अगर हम पोर्शन कंप्लीट कर ले रहे हैं, 40 में आपके 20 क्वेश्चन डेट श्योर सही हो जाएंगे। यानी बचा हमारा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि हम कोई शार्ट नोट से या किसी के नोट से रट लेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री जैसे है घटनाओं से पूरी भरी पड़ी है। अगर आपको आगे का पीछे का बैक हिस्ट्री नहीं पता है कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुआ, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, दांडी मार्च क्यों शुरू हुआ, क्यों बंद कर दिया गया, अगर आपके आगे पीछे की थोड़ी बहुत कहानी नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। दूसरी चीज, बाकी के जो बचे 20 क्वेश्चन है, अगर आप सोच रहे हैं इनको आप छोड़ देंगे, तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारी सलाह यह है कि इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान देने के लिए आपको एनसीईआरटी पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस हो गया। आगे के वीडियोस में हम अपना देखेंगे, जो हिस्ट्री का हमारा लेक्चर्स चल रहे थे कंटिन्यू रहेंगे, ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स चल रहे थे वो कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।